नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरान के इस अड़ियल तेवर पर अमेरिका भड़क गया और हमले की धमकी भी दे दी। इस बीच खबर आ रही है कि यूरोपीय देशों के साथ ईरान की बैठक होने वाली है। इन हालात में एक बार फिर इस पूरे क्षेत्र के दोबारा अस्थिर होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या ईरान पर अमेरिका करेगा हमला? क्या है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मौजूदा वैश्विक हालात? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस को 50 दिनों में घुटने पर लाने की कोशिश। ब्रिटेन ने पुतिन की वॉर फंडिंग रोकने के लिए लगाए 137 नए प्रतिबंध। अमेरिका ने चीन, हिंदुस्तान और ब्राजील को भी दी धमकी। गजा को लेकर इजरायल के खिलाफ WHO समेत 28 देशों ने उठाई आवाज। युद्ध विराम पर दिया जोर। खामेनेई ने भी इजरायल पर बोला करारा हमला। साइप्रस पर एर्दोआन की 2 स्टेट थ्योरी से नेटो में भूचाल। क्या 51 साल बाद ग्रीस के साथ तुर्की ने फिर खोल दिया जंग का दरवाजा? और चलते चलते में देखेंगे, सूर्य की आग बुझ जाए तो धरती पर क्या होगा? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मार्टिन लूथर किंग की जान लेने के मामले की फाइलें की जारी। किंग के परिवार ने विरोध किया। प्रशासन ने इसे पारदर्शिता का बताया कदम। बांग्लादेश प्लेन क्रैश हादसे को लेकर आखिरी वक्त तक पायलट ने की विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहा। मौत का आंकड़ा हुआ 27। हिंदुस्तान की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में मृतक के भाई ने मीडिया कार्यकर्ता पर फ्रॉड के लगाए आरोप। कहा बिना सहमति के 34 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग। सिंधु जल संधि को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा पाकिस्तान। डिप्टी पीएम इशाक डार ने यूएन अध्यक्ष फिलेमोन के सामने रोया दुखड़ा। समाधान की लगाई गुहार। तो अमेरिका और इजरायल दोनों की तरफ से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अमेरिका और इजरायल ईरान पर दोबारा हमले की धमकी भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 13 दिन की जंग में ईरान डट कर खड़ा रहा, अब भी वो अपने उसी रुख पर कायम है। अमेरिकी धमकियों का उस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा और अब ईरान ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारा देश अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि है और इससे भी बढ़कर अब ये ईरान के राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। अब्बास अराक्ची का यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में आया। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल यूरेनियम संवर्धन रोक दिया गया है, क्योंकि जंग के दौरान उनकी परमाणु साइट्स पर की गई बमबारी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अभी नहीं हो पाई है। अराक्ची के इस बयान से अमेरिका को मिर्च लग गई और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी पर उतर आए। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपना परमाणु कार्यक्रम रद्द नहीं करता तो एक बार फिर उसे भयानक हमलों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान ट्रंप अराक्ची के बयान को दोहराते हुए अपने दावे को सच साबित करने की कोशिश में भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ईरान के परमाणु स्थलों पर कहा कि नुकसान बहुत ज्यादा है, वे नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था, और जरूरत पड़ने पर हम फिर से ऐसा करेंगे। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ईरान के तेवर नहीं बदले तो क्या अब अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ जाएगी? वैसे इस बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के जरिए भी समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर आ रही है कि यूरोपीय देश ईरान से बातचीत करने वाले हैं। यह वार्ता 25 जुलाई को तुर्की के इस्तांबुल में होगी, यानी ठीक उसी जगह जहां इससे पहले अमेरिका और ईरान की परमाणु वार्ता हुई थी। इस वार्ता में ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शामिल होने की संभावना है। तीनों यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि वार्ता फिर से शुरू न करने पर ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी अमेरिका की धमकियां बेअसर होने पर अब उसके यूरोपीय सहयोगी ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन और तीनों यूरोपीय देश अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और धमकी, दबाव की घिसी पिटी नीतियों को छोड़ देना चाहिए, जिसके लिए उनके पास बिल्कुल भी नैतिक और कानूनी आधार नहीं है। यानी ईरान किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ती नजर आ रही है।
बताते चले कि यह बैठक यूरोप के 3 देशों के विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ हुई पहली बातचीत के बाद बुलाई गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो रूस के खिलाफ एक के बाद एक यूरोपीय देश एक्शन ले रहे हैं। 3 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन की जंग रुकवाने में अमेरिका भी नाकामयाब साबित हुआ। यूक्रेन में रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि दुनिया के अलग अलग देशों को, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए, जिससे उस पर जंग रोकने का दबाव बढ़े। और अब ब्रिटेन की तरफ से ऐसा ही कदम उठाया गया। ब्रिटेन ने रूस के ऑयल सेक्टर और शैडो फ्लीट को निशाना बनाते हुए 137 नए प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO ने बताया कि नए प्रतिबंधों में 137 टारगेट शामिल हैं, जो रूस के एनर्जी सेक्टर के केंद्र को निशाना बनाते हैं। इसका मकसद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस ऑयल इनकम को रोकना है जो यूक्रेन पर अवैध युद्ध के लिए फंडिंग का प्रमुख सोर्स है। ब्रिटेन का यह कदम रूस की वॉर फंडिंग को कमजोर करने और यूक्रेन में शांति स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है। यूके ने यूएस के 50 डे डेडलाइन का समर्थन करते हुए सैन्य सहयोग भी तेज करने की घोषणा की है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी कोशिशें फेल होने के बाद अब उन्होंने रूस को 50 दिन की डेडलाइन दी है युद्ध को लेकर किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे रूस दबाव में आएगा? इसके अलावा रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भी दबाव बनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। एक बार फिर अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी गई है। अमेरिकी सीनेटर ग्राहम लिंडसे ने कहा कि चीन, भारत और ब्राजील के सामने अब विकल्प आने वाले हैं कि या तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुने या पुतिन की मदद करें, और मुझे लगता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चुनेंगे। इससे पहले नाटो चीफ मार्क रूटे ने भी इन देशों को चेतावनी दी थी, जिस पर हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि यह दोहरा रवैया उसे मंजूर नहीं है। हालांकि इस बीच रूस यूक्रेन के बीच शांति के लिए वार्ता का भी रास्ता अपनाया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के वार्ता के प्रस्ताव को रूसी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता का अगला चरण 23 जुलाई को तुर्की में होने की योजना है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के आवास क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि हम वार्ता की तारीख पर सहमति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि इस युद्ध को कैसे खत्म किया जाए, इस पर दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये वार्ता सफल हो पाएगी? वैसे ये मुश्किल नजर आ रहा है। फिलहाल इस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में लंबे वक्त से युद्ध विराम की मांग उठ रही है। गजा पर लगातार जारी हमलों को लेकर इजरायल की कड़ी निंदा हो रही है। उस पर निर्दोषों की जान लेने के आरोप लग रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से जारी इस जंग में गजा में अब तक 59,000 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में इजरायल को रोकने की मांग और बुलंद होती जा रही है और अब संयुक्त राष्ट्र की संस्था के साथ ही 28 देशों ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गजा में शिविरों में रहने वाले लोगों को जो मदद पहुंचाई जा रही है, इजरायल की तरफ से लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। शरणार्थी शिविरों पर खाना लेते इकट्ठा हुए लोगों पर इजरायली सेना हमला कर रही है। इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दावा किया है कि गजा में इजरायली सैन्य अभियान का दायरा बढ़ा है। WHO ने कर्मचारियों को भी निशाना बनाने के आरोप लगाए हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि इजरायली सेना ने गजा में WHO कर्मचारियों के आवास में प्रवेश किया, वहां महिलाओं और उनके परिवार वालों को पैदल जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया, बंदूक की नोक पर पुरुष कर्मचारियों को हथकड़ी लगाई, कपड़े उतार दिए और पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से तत्काल युद्ध विराम की मांग गूंज रही है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 28 देशों ने गजा में युद्ध को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि गजा में नागरिकों की पीड़ा नई गहराई तक पहुंच चुकी है। इन सभी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गजा में आम लोगों की तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। इजरायल की तरफ से मानवीय मदद की सप्लाई में रुकावट और आम लोगों, खासकर मासूमों पर हमले बर्दाश्त के लायक नहीं है। इजरायल का आम लोगों को बुनियादी मदद से वंचित रखना गैर कानूनी है। उसे अंतरराष्ट्रीय इंसानी कानून का पालन करना होगा। वैसे तो इजरायल पर पहले से ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन इस बार 28 देशों ने एक साथ आवाज उठाई है, जिससे इजरायल मुश्किल में पड़ सकता है। हालांकि उसकी तरफ से इस बयान को ठुकराया गया। इजरायल ने कहा कि यह हकीकत से दूर है और हमास को गलत संदेश देता है। उसने उल्टे हमास पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया।
इजराइल ने कहा कि हमास ही जंग को लंबा खींच रहा है और दोनों पक्षों की तकलीफों का जिम्मेदार है, और इसमें उसे अमेरिका का साथ भी मिला। अमेरिका ने भी 28 देशों के संयुक्त बयान को खारिज किया है। अमेरिका ने कहा कि इन देशों को हमास के आतंकियों पर दबाव डालना चाहिए। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गजा पर हमलों को लेकर इजरायली शासन की कड़ी निंदा करते हुए ट्वीट किया कि आज गजा के सिलसिले में खामोश रहने का दिन नहीं, इस्लामी हुकूमतों का फरीजा है। अगर उन्होंने किसी भी शक्ल में या बहाने से ज़ायोनिस्ट रेजीम की हिमायत की और फलस्तीन की मदद में रुकावट बनी, तो यकीन रखें कि उनके माथे पर हमेशा के लिए रुसवाई का दाग लग जाएगा। साफ है, इजराइल बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है। हर तरफ गजा में शांति की मांग तो उठ ही रही है, साथ ही कई देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह जंग कब रुकेगी। और अब अगली खबर में बात होगी साइप्रस की। तो 51 साल बाद एक बार फिर साइप्रस को लेकर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने 2 स्टेट थ्योरी यानी साइप्रस को 2 देशों में बांटने का आह्वान किया है, जिस पर बवाल मच गया। तुर्की के राष्ट्रपति उत्तरी साइप्रस पर तुर्की के आक्रमण की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस द्वीपीय देश के लिए 2 स्टेट समाधान की मांग दोहराई, जिसकी पहले से ही साइप्रस गणराज्य और ग्रीस कड़ा विरोध कर रहे हैं। दरअसल 1974 में साइप्रस में ग्रीस समर्थित संगठन EOKAB ने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। उनका मकसद साइप्रस में सरकार को गिराकर देश को ग्रीस में मिलाना था। लेकिन साइप्रस में तुर्की मूल के लोग भी रहते हैं, इसलिए वहां तुर्की का भी स्वार्थ निहित था। ऐसे में 20 जुलाई 1974 को तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और उसके करीब 36% हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, जिसके बाद 1983 में इस क्षेत्र को तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस यानी TRNC का नाम देने की घोषणा की गई। यानी तुर्की ने साइप्रस के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन इस नए क्षेत्र को सिर्फ तुर्की ने ही मान्यता दी। उनका कहना है कि तुर्की मूल के लोगों की रक्षा के लिए एक अलग देश बनना जरूरी है, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने इस नए हिस्से का समर्थन नहीं किया है। ग्रीस और साइप्रस दोनों ही देश इसे गैर कानूनी कब्जा मानते हैं, जबकि तुर्की इसे शांति स्थापना की कार्रवाई कहता है। और अब इस घटना की 51वीं बरसी पर राष्ट्रपति एर्दोआन ने दुनिया से अपील की कि अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जमीनी हकीकत को स्वीकार करे। 2 राज्य समाधान को हमारा पूर्ण समर्थन है, लेकिन उनके इस ऐलान को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों के खिलाफ माना जा रहा है। साथ ही इसके चलते नाटो के अंदर उसके दोनों सदस्य देश तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव भी नई ऊंचाई पर जा सकता है। आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच जंग का नया मोर्चा खुल सकता है, जिसमें नाटो का समर्थन ग्रीस को मिलना तय माना जा रहा है। लेकिन उत्तरी साइप्रस में तुर्की ने भी अपनी सैन्य स्थिति को काफी मजबूत कर लिया है। हालांकि नाटो के लिए यह स्थिति काफी मुश्किल है। इस विवाद के कारण यूरोपीय संघ और नाटो दोनों के अंदर एक कूटनीतिक दरार बनती जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सूरज के बुझने की। तो जरा सोचिए, अगर एक दिन सूरज अचानक बुझ जाए तो क्या होगा। एक सुबह आप जागते हैं और बाहर पाते हैं बिल्कुल घुप अंधेरा। आपको पता चलता है कि सूरज जो हर दिन हमें रोशनी और गर्मी देता है, अचानक गायब हो चुका है। जी हां, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो ब्रह्मांड में कभी ना कभी हो सकती है। सूरज हमारे सौरमंडल में 4.6 बिलियन साल से जल रहा है। यह अभी 5 अरब साल तक और जलता रहेगा, लेकिन एक न एक दिन इसका फ्यूल खत्म भी होगा। फिर क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज बुझने की प्रक्रिया में धीरे धीरे लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा और यह बुध और शुक्र ग्रह को निगल लेगा। हमारी पृथ्वी तो शायद बच जाए, लेकिन उसका हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन उसके अचानक बाद गर्मी गायब हो जाएगी और रोशनी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तापमान माइनस सैकड़ों डिग्री तक गिर जाएगा। समुद्र का पानी बर्फ बन जाएगा। हवाएं ठहर जाएंगी और जीवन वो तो बस एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स की हालत और बुरी होगी। स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन और एनर्जी खत्म होने से उनका बचना नामुमकिन होगा। सूरज की ग्रेविटी खोने से ग्रह अपनी ऑर्बिट छोड़ देंगे। कोई टकराएगा, कोई बिखरेगा। दरअसल सूरज खुद एक ठंडा सिकुड़ा हुआ गोला बन जाएगा। सौरमंडल एक बर्फीला कब्रिस्तान बनकर रह जाएगा। लेकिन खगोलविद एलन स्टन कहते हैं कि यह अंत नहीं, एक प्रोसेस है। हो सकता है कि इस दौरान भी बृहस्पति जैसे गैस जायंट्स और दूर के धूमकेतु शायद चक्कर लगाते रहे।
हो सकता है कि अरबों साल बाद कोई सुपरनोवा पास आए या दूसरा तारा हमारे सौरमंडल में दखल दे दे। और वैज्ञानिकों का मानना तो यह भी है कि एक दिन प्रोटॉन भी डीकंपोज हो जाएंगे, यानी ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है, सूरज भी नहीं, हमारा जीवन भी नहीं, कुछ भी नहीं। यह कहानी जितना चौंकाती है उतना डराती भी है। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।